हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बच्चों? मैं सीए संतोष पांडे। आज हम अपना क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालें और आइए हम अपना काम करना शुरू कर दें फटाफट से। तो चैप्टर नंबर 4 इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे, बढ़िया साफ सुथरा नोट्स बनाएंगे जिससे कि कल को आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो नाउ यहाँ पे बच्चों हम जो बात करेंगे, यहाँ पे हम कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि when utility is expressed in terms of preference, that is high, low, equal, less, more, etc. मतलब नंबर्स के रूप में 1, 3, 5 एक्सेट्रा नंबर्स के रूप में यहाँ पे हम यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को हम नंबर के रूप में यहाँ पे हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। नंबर्स के रूप में कब एक्सप्रेस करते हैं? नंबर्स के रूप में ऑर्डिनल नहीं, कार्डिनल नहीं बच्चे, ऑर्डिनल। नंबर्स के रूप में हम कब एक्सप्रेस करते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी, जो कि हमने पहले कभी पढ़ा है, आपने देखा होगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जब हम यूटिलिटी माने सेटिस्फैक्शन को जब हम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो वी कॉल इट कार्डिनल यूटिलिटी। और कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में किसने बात करी थी? मार्शल ने। लेकिन इस चैप्टर में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करेंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसमें हम यूटिलिटी को प्रेफरेंस हाई या लो या इक्वल या मोर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और ये वाली बात किसने बताई थी? प्रोफेसर हिक्स ने। प्रोफेसर हिक्स की बात को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट। तो सभी बच्चे नोट्स बनाते रहेंगे मेरे साथ साथ। इंडिफरेंस सेट की बात हम करेंगे। इंडिफरेंस सेट, तो इंडिफरेंस सेट क्या है? इट इज
A, set of those combinations of two goods. It is a set of combinations of two goods which offers same label of satisfaction to consumer. What is meant by indifference set? It is a set of combinations of two goods which offers same level of satisfaction to the consumer. ये दो गुड्स का कोई कॉम्बिनेशन है जिससे कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. कैसे? तो यहाँ पे हम एक शेड्यूल बनाएंगे. इंडिफरेंस सेट शेड्यूल, और इसकी सहायता से हम बातों को समझेंगे. तो यहाँ पे हम तीन कॉलम बनाएंगे. पहला कॉलम जो होगा वो कॉम्बिनेशन का है. दूसरा कॉलम है गुड्स एक्स का, और अगला कॉलम है गुड्स वाई का. अब अगर मान लो गुड्स वाई का हम 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम यूनिट कंज्यूम करते हैं, और इसकी 10 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 3 यूनिट्स और 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं. तो अगर इसकी 1 यूनिट और इसकी 10 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ए. 2, 6 को कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी. तो यहाँ पे अगर देखें आप तो एक कमोडिटी की हम एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि दूसरी कमोडिटी की हम पहले 4 यूनिट डिक्रीज करी, फिर 3 यूनिट डिक्रीज करी, और फिर हमने 2 यूनिट डिक्रीज करी. यानी कि इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट्स तो बच्चों हम बढ़ा रहे हैं हमेशा इक्वल 1 यूनिट हम इसकी बढ़ा रहे हैं. लेकिन गुड्स वाई की यूनिट जो है, पहले हमने 4 कम करी, फिर हमने 4 कम करी, फिर हमने 3 कम करी, फिर हमने 2 कम करी, और भी हम अगर आगे कंटिन्यू करते टेबल तो कम करते. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक कमोडिटी की हम इक्वल यूनिट्स हर बार इंक्रीज करते हैं, और दूसरी यूनिट्स की हम यूनिट्स कम करते हैं, लेकिन हर बार पहले से कम, पहले से कम, पहले से कम, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से हम इसकी यूनिट्स डिक्रीज कर रहे हैं. इसकी यूनिट्स हम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, और इसकी यूनिट्स हम डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर रहे हैं. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो इंडिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम 2 गुड्स कंज्यूम करते हैं, गुड्स एक्स और वाई, और इस प्रकार से कंज्यूम करते हैं कि सभी कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिले, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले. तो जब एक गुड्स को आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको दूसरे गुड्स को, उसकी यूनिट्स को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहे. ओके, तो दिस द इंडिफरेंस सेट. इंडिफरेंस सेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. यानी कि चाहे वो ए कॉम्बिनेशन को चूज करे कंज्यूमर, जिसमें वो इसकी 1 यूनिट, इसकी 10 यूनिट कंज्यूम करता है, या सी कॉम्बिनेशन को वो चूज करे जिसमें वो एक्स की 3 यूनिट्स, वाई की भी 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है, या वो डी कॉम्बिनेशन को चूज करे जिसमें वो एक्स की 4 यूनिट और वाई की 1 यूनिट कंज्यूम करता है.
तो चूंकि एक गुड्स की यूनिट इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिक्रीज कर रही है, तो ऑल दीज कॉम्बिनेशन ए बी सी डी विल प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, मतलब ऑल combination will provide same level of satisfaction to the consumer. So this is the indifference set. Now अब अगर इसी इंडिफरेंस सेट से, इसी शेड्यूल से अगर हम एक डायग्राम बना लें, जो कि हम यहां पे बनाएंगे, तो उस डायग्राम को हम इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। तो यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, गुड्स एक्स, गुड्स वाई। तो गुड्स एक्स 4 तक है और गुड्स वाई 10 तक है। तो 1 2 3 4 2 4 6 8 and this is 10. This is 10. Now 1 unit 10, 1 unit 10, 2 6, 3 पे 3, 4 पे 1। ठीक है, तो अगर इसे हम मिला दें, इसे हम मिला दें तो दिस इज ए B, C and D. Now this curve is known as indifference curve, जिसे हम शॉर्ट में IC भी लिख देते हैं। तो इंडिफरेंस सेट से अगर हमने डायग्राम बना लिया तो दैट बिकम्स इंडिफरेंस कर्व। तो हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। ठीक है, तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम आईसी बोल देते हैं, तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? तो हम इसे दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए कर्व विच shows different combinations of two goods which provide same level of satisfaction to consumer। मतलब it is a curve which shows different combinations of two goods which provides same level of satisfaction to the consumer। A, B, C, D, all combinations gives same level of satisfaction in spite of all the combinations have different units of goods X and goods Y, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है। इसी को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व is a diagrammatic presentation, is a diagrammatic
presentation of indifference set, मतलब कि when indifference set को हम प्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम के रूप में, तो वी गेट इंडिफरेंस कर्व एंड ऑल द कॉम्बिनेशंस ए बी सी एंड डी प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि हम यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि प्रोफेसर हिक्स ने बताया था, और उन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को हम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बल्कि उसे हम प्रेफरेंस के रूप में यानी हाई या लो के रूप में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हमने इंडिफरेंस सेट देखा, उसके बाद हमने इंडिफरेंस कर्व की बात करी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बच्चों कि अगर हम एक यूनिट का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन हमें डिक्रीज करना पड़ता है। तो इसीलिए जो इसका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है, और इसी बात को हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी कह देते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब यहां पे ये है कि when consumption of one goods is increased, the consumption of other goods must be decreased so that total satisfaction remains same। चूंकि हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं डिफरेंस कर्व में कि ये सभी कॉम्बिनेशंस, जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं इन डिफरेंस कर्व पे, all gives same level of satisfaction। तो when we increase the consumption of one commodity, we must decrease the consumption of other commodity so that our satisfaction level remains same। This is also known as मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि जब एक कमोडिटी को इंक्रीज करोगे तो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन आपको डिक्रीज करना ही पड़ेगा। नाउ सेकेंड, जो इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे आप लिख लें, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख लें कि व्हेन कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, the consumption of other commodity decreases। when
consumption of one commodity increases, the consumption of other commodity decreases. That is why indifference curve is downward sloped. इसे कभी कभी हम निगेटिवली स्लोप्ड भी कह देते हैं। निगेटिवली स्लोप्ड मतलब ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी? सेकेंड प्रॉपर्टी इज indifference curve is convex to origin. Indifference curve is convex to origin. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है हमारा गुड्स वाई गुड्स एक्स, साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे अपने लिए। तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है हमारा, वो इंडिफरेंस कर्व बच्चे इधर की ओर, सेंटर की ओर झुका हुआ होता है और इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इधर की ओर झुका हुआ होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है इट इज ड्यू टू ड्यू टू मतलब के कारण, इट इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज ड्यू टू डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज ड्यू टू डिमिनिशिंग या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब जो अभी आपको बताया था। जैसे एक्स गुड्स की तो हम हर बारी इक्वल यूनिट्स हम बढ़ा रहे थे, जबकि वाई की हम हर बारी पहले से कम यूनिट हम डिक्रीज कर रहे थे। तो दिस इज नोन एज डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चूंकि हम एक यूनिट तो हर बारी इक्वल इंक्रीज कर रहे थे, जबकि दूसरी यूनिट हम हर बारी पहले से कम डिक्रीज कर रहे थे, इसीलिए ये होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अगर आप देखें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे x की हर बारी सेम यूनिट्स बढ़ रही हैं, जबकि यहाँ पे y की हर बारी पहले से कम यूनिट डिक्रीज हो रही हैं। इसी को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ये जो हमने कमोडिटी इंक्रीज करी, तो इसकी कमोडिटी हमने डिक्रीज करी। तो एक की इंक्रीज कर रहे हैं, एक की डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब एक को पाने के लिए दूसरे को हम लूज कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो पाने का और ये लूज करने का तरीका है वो क्या है कि इसकी कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है और इसकी हर बारी पहले से कम डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है?
it is the rate, it is the rate at which, it is the rate at which consumer is willing to, at which consumer is willing to sacrifice one good, हमारे केस में क्या है, गुड्स वाई, विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर अदर गुड, और हमारे केस में क्या है, गुड्स एक्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मीन्स द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड, मतलब वो एक को किस रेट से सेक्रीफाइस कर रहा है, गुड्स वाई को किस रेट से सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर अदर गुड्स, दूसरे गुड्स को पाने के लिए, एक्स गुड्स को पाने के लिए। तो दिस इज नॉन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और अगर वो गुड्स एक्स जो है, अगर वो गुड्स एक्स और गुड्स वाई की जो हम बात करें, अगर वो गुड्स एक्स की हर बारी सेम यूनिट इंक्रीज करता है और गुड्स वाई को हर बारी पहले से कम यूनिट डिक्रीज करता है, तो देन वी कॉल इट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और यही कारण होता है किसका, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का, जो आईसी हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, उसके पीछे यही कारण है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज इसकी देखी हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, नाउ property number third. What is the third property? Higher indifference curve shows higher satisfaction। मतलब ये कोई इंडिफरेंस कर्व है और एक इंडिफरेंस कर्व यहां पे और है, IC1। तो IC and IC1 there are two indifference curves, goods X, goods Y। now अगर हम बात करते हैं यहाँ की, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो यहाँ पे अगर आप देखें, सपोज इस लेवल पे वो x की कुछ यूनिट कंज्यूम कर रहा है, से 5 और इसकी 10, और यहाँ पे अगर आप देखें तो y की तो 5 ही है, लेकिन यहाँ पे इसकी कितनी है, 15। तो यहाँ पे a पॉइंट पर y की 5, इसकी 10, जबकि IC1 पे y की तो 5 ही है, लेकिन x की बढ़ के कितनी हो गई हैं यूनिट्स, 15 हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम हायर IC पर जाएंगे, ऊपर वाली साइड पे IC पे जाएंगे, तो वो जो IC है वो किसी एक कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट को बताएगा कि भाई वहाँ पे एक कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ए के कंपैरिजन में बी पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बी पे जो सेटिस्फेक्शन है वो इसलिए ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे एक कमोडिटी की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना, तो इसको हम थर्ड प्रॉपर्टी के नाम से पुकारते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हायर IC
shows more consumption of one goods due to which it gives higher level of सेटिस्फैक्शन। अगर आप हायर लेवल पे आईसी पे जाते हैं तो वहाँ पे एक गुड की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही होगी, इसलिए वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। नाउ फोर, what is the fourth property? Fourth property is two indifference curves do not touch or intersect each other। इसका क्या मीनिंग है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते या कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये एक हमारा डायग्राम है, गुड्स x, गुड्स y। नाउ सपोज ये एक IC1 है और ये एक हमारा इंडिफरेंस कर्व 2 है। अब ये देखें तो यहाँ पे ये सपोज A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हमने कराया है ये बताने के लिए कि ये गलत है, ठीक है ना। तो टू इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, हमने यहाँ पे कराया है। क्यों? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि देखो ये गलत है, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमेशा सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, है ना। एक इंडिफरेंस कर्व पे मतलब IC1 पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे और IC2 पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो भी सभी सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। तो अगर उसी हिसाब से हम देखें तो IC1 पर क्या है, IC1 पर क्या है, A और B, A और B IC1 पर है, तो ये दोनों क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। ये दोनों क्या देंगे, सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, है ना, ठीक है। और अगर हम IC2 की बात करें, IC2 पे A और C है, A और C IC2 पर है, तो A और C भी हमें सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। तो इसका मतलब है कि हम ये भी लिख सकते हैं, सो B और C भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। भाई जब A और B बराबर है, A और C बराबर है, तो इस हिसाब से B और C भी बराबर होने चाहिए, है ना। मतलब B और C पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, सेम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, है ना। देखो ना, जब A और B बराबर हैं और A और C भी बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि B और C भी बराबर होने चाहिए, है ना। लेकिन बताना क्या B और C बराबर है, B तो नीचे ही वाले IC पर है, C तो ऊपर वाले IC पर है, तो B पे तो सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा होगा और C ऊपर है तो उस पर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा होगा, जैसे अभी हमने पिछले वाली प्रॉपर्टी में देखा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस टू IC डू नॉट इंटरसेक्ट। दो IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि
indifference curve does not touch x एक्सिस और y एक्सिस। क्या मतलब है इसका? गुड्स y, गुड्स x। गुड्स y, गुड्स x। ये दोनों गलत हैं, इस प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हम ये मानते हैं, इंडिफरेंस कर्व में हम ये मान के चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स assumes conjunction of टू कमोडिटीज। इंडिफरेंस कर्व में हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम करेगा, एक्स और वाई दोनों को कंज्यूम करेगा वो। जबकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे x की तो कुछ यूनिट्स हैं, लेकिन y की यूनिट्स कितनी हैं? 0। यहाँ पे तो x की कुछ यूनिट्स हैं, सपोज 10, लेकिन y की कितनी यूनिट हैं? 0, यानी कि y की यूनिट्स हैं ही नहीं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे y की तो कुछ यूनिट्स हैं, लेकिन x की यहाँ पे 0 है ना? तो आप जानते हैं ना, x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0, तो इसका मतलब है कि इसका तो कंजम्पशन हो ही नहीं रहा, यहाँ इसका भी कंजम्पशन नहीं हो रहा। तो दोनों केसेस में इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कमोडिटी x का कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही कमोडिटी यानी कि y का ही कंजम्पशन हो रहा है। जबकि यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम करेगा, तो फिर ऐसे में तो दो कमोडिटी कंज्यूम नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता। हेंस या इसे ऐसे लिखें आप, इसे ऐसे लिखें कि when IC touches x axis और y axis, it shows consumption of only one commodity। तो ये क्या बताता है कि सिर्फ कंजम्पशन ऑफ ओनली वन कमोडिटी, विच इज नॉट एज पर IC अजम्पशन, जो कि इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस के हिसाब से नहीं है, विच इज नॉट एज पर इंडिफरेंस कर्व अजम्पशन। तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एक बार ही देखें आज हमने क्या क्या बातें करी। चैप्टर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज हमने देखी कि वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक कमोडिटी को वो सेक्रीफाइस करता है और दूसरे को वो गेन करता है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है y/x, ठीक है ना। जिसको लूज करता है वो y होता है और जिसको गेन करता है वो x होता है, ठीक है। जो लूज करता है वो ऊपर होता है और जो गेन करता है वो नीचे होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कई बारी हम माइनस भी लगा देते हैं, नहीं भी लगाओगे तो काम चलेगा, लेकिन हम माइनस लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक को लूज कर रहा होता है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। फिर हायर IC सोच हायर सेटिस्फैक्शन। टू इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते और कभी भी इंडिफरेंस कर्व x एक्सिस या y एक्सिस को टच नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने इतनी बातें करी हैं।
आप इसका अच्छे से नोट्स बनाएं और इससे आप फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो आज हम इतनी बातें करेंगे। अगली क्लास में फिर अगले वीडियो में कोई आगे की चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।